जो कहने वाली पार्टियां, उनमें से दो पार्टियां तो ऐसी हैं जिन्होंने खुद बीजेपी के साथ पावर शेयर की है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है आरिफ चिब, जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। अभी क्या कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में, इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये बताएं कि क्या कुछ सिनेरियो है अभी पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में। देखिए, ये तो बड़ा एक वाइड क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे, जिसका बहुत बड़ा स्कोप है इस पर बात करने के लिए। पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछले लगभग अब 5 साल होने लगे हैं, जब 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक फैसला लिया। हमारी जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी, उस स्टेट का दर्जा कम करके इन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद कुछ ऐसे हालात हुए जिसमें काफ़ी लोगों के सामने मुश्किलातें भी आई। उससे पहले भी गवर्नर रूल था। तो देखा जाए तो पिछले 7 साल से लगभग 7 साल से एक किस्म का गवर्नर रूल कह लें या यूनियन टेरिटरी का जो सिस्टम होता है, उसके हिसाब से ये स्टेट चल रही है। पहले तो मैं कहूँगा कि जो बदकिस्मती थी हमारी कि हमारी स्टेट को इन्होंने डाउनग्रेड किया। डाउनग्रेड करने के बाद में बहुत से कानून जो यूनियन टेरिटरी को लागू होते हैं वो यहाँ ले आए, और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ जब इन्होंने 370 और 35A को एब्रोगेट किया, मैं 370 की बात नहीं यहाँ करूँगा, एजेंडा था बीजेपी का, उन्होंने अपने एजेंडा पूरा किया। लेकिन यहाँ तक वो 35A के तहत 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उनका असर जो हमारे ऊपर हुआ, उसमें एक तो हमारे नौजवानों को जो रोज़गार यहाँ सरकार में मिलता था उस पर असर हुआ। दूसरा, हमारी जो ज़मीनें हैं, जो हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ज़मीनें थी, उस पर भी बाहर के लोगों की नज़र पड़ी, उसका भी काफ़ी लोगों पर असर हुआ और लोग काफ़ी मायूस हुए इस बात को लेकर के। तो इसीलिए जो हमारी पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिसके सरबराह, जिसके चेयरमैन जो है जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है, जो साबका वज़ीर आला, साबका मरकज़ी सरकार में वज़ीर रहे कई बार, और साबका मैं कहूँगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में रहे, जिनका 50 साल का एक पॉलिटिकल कैरियर था। उन्होंने उसको छोड़ा, उस पार्टी को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ा, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पार्टी बनाने का मकसद यही था कि जो लोगों के सामने, हमारे लोगों के सामने ये जो हालात हमारे बने, जो सरकार ने फैसला किया, जो मैंने आपको बताया है, इससे काफ़ी लोगों में समस्याएं, उनकी जो प्रॉब्लम जो बढ़ गई। इसीलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया, आज़ाद साहब ने ये कहा कि भाई हम तो चाहते हैं हमें स्टेट और फौरन मिले, इलेक्शन फौरन हों, हमारे नौजवानों के हकूक़ जो है वो नौकरियों के सिलसिले में महफूज रहे, हमारी ज़मीनों पर हमारे लोगों का अधिकार रहे। तो इस चीज़ को लेकर के मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का जो मेजर एजेंडा वो ये एजेंडा है, और इसी एजेंडे को लेकर के आज़ाद साहब, आपने देखा होगा 1.5 साल से मेरे ख्याल में इस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का कोई कोना ऐसा नहीं जहां आज़ाद साहब नहीं पहुंचे, और आज़ाद साहब को भरपूर लोगों का तावन मिला, उनको समर्थन मिला, और आपने देखा होगा हज़ारों की संख्या में उनकी जो पब्लिक रैलीज हुई हैं, और इसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि एक और बड़ा सवाल सामने आ गया है कि जो आपको पता है कि हमारे जो पहाड़ी तबके से संबंध रखने वाले हमारे भाई हैं, उनकी देरीना डिमांड थी कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, जैसे कि हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को सरकार ने, जो पिछली सरकार थी उस समय की सरकार ने दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजर बकरवाल भाइयों को इसलिए दिया उस समय क्योंकि इनका जो
जो ज़िंदगी थी इनकी काफ़ी मुश्किलात से एक जगह से दूसरी जगह जाना, और इनके बच्चों की तालीम भी प्रभावित होती थी, मुश्किलात होती थी। खैर उस समय सरकार ने फैसला किया कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट्स में लाना चाहिए, इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन में मिली और इनको सर्विसेज में भी रिजर्वेशन मिली। तो सब लोगों ने, उन लोगों ने इसका बहुत खुशी मनाई। अब इसके साथ साथ पहाड़ी लोगों की डिमांड भी चल रही थी। पहले तो मैं कहूँगा कि ये फैसला तो सरकार ने कर दिया, बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। असली हम उस समय इस पर बात करना चाहेंगे जब सरकार इस पर कानून बनाएगी, जब रूल्स बनाएगी। हालांकि सरकार का ये कहना है, ऑनरेबल एलजी साहब ने भी कहा, भारत सरकार के हमारे गृह मंत्री ने भी कहा कि जो हमारे गुजर भाई हैं, जब बकरवाल भाई हैं, जो उनको हमने रिजर्वेशन दी हुई है, उस रिजर्वेशन को डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। तो ये कहीं ना ये नहीं लगता है कि आपको कि इलेक्शन से पहले ये सब चीजें करना बीजेपी जो कर रही है अभी, क्या ये वोट बैंक डेवलप करने के लिए तो नहीं कर रही है? एब्सोल्युटली, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हम जो हमारे गुजर और बकरवाल भाई हैं, जो हमने उनको एसटी का दर्जा दिया हुआ है, उसके अनुसार जो उनको सहूलियतें मिलती हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पहाड़ी भाई हैं उनको भी उन्होंने कहा कि आपको भी एसटी का दर्जा देंगे। अब कैसे बैलेंस करेंगे ये दोनों में? मैं कहता हूं कि ठीक है, पहाड़ी हमारे जो भाई हैं उनकी भी डिमांड बड़ी देर से थी, और मैं समझता हूं कि अगर उसी इलाके में रहने वाले गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन दी जाए तो मैं कहता हूं पहाड़ियों को भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर पहाड़ियों को ये रिजर्वेशन पॉलिटिकल और दूसरी रिजर्वेशन देते हैं तो जो हमारे गुजर और बकरवाल भाई हैं उनकी रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हमें कोई एतराज नहीं कि आपने पहाड़ियों को दी है, पहाड़ियों को भी दीजिए, लेकिन जो गुजर और बकरवाल हैं उन पर भी कोई असर नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मॉडल बनाइए जिससे दोनों के दोनों तबके जो है वो सेटिस्फाइड हों। एक बात, लेकिन एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता इसमें ये है, पहाड़ी तबके में ये केवल रजौरी पुंछ को कवर कर रहे हैं। एक पाडरी ट्राइब है जो किश्तवाड़ में पाडर के इलाके में रहता है, जहाँ कुछ कोई कोली गड्ढा ब्राह्मण है, उनको ये देना चाहते हैं जो शायद कठुआ जब मनी की तरफ जो है। मैं कहता हूँ व्हाट अबाउट चेनाब वैली? क्या डोडा पहाड़ी नहीं है? रामबन बानिहाल पहाड़ी नहीं है? क्या आपका किश्तवाड़ पहाड़ी नहीं है सारा? जहाँ कश्मीर में जो इलाके, जो पहाड़ी इलाके हैं, तो मुझे नहीं समझ आए कि पहाड़ी लोगों की क्या डेफिनेशन है। ये केवल एक छोटे से सेक्टर में इसको कन्फाइन क्यों कर रहे हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए। और फिर रिपीट करना चाहूँगा कि गुजर एंड बकरवाल की रिजर्वेशन जो है एज पर द एसटी कंसेशन जो है उनकी, उसके मुताबिक वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। आप पहाड़ियों को भी दीजिए, हम उसका भी स्वागत करते हैं, हमारी पार्टी वेलकम करते हैं, लेकिन गुजर और बकरवाल के ऊपर इसका असर नहीं होना चाहिए। तो आपकी पार्टी क्या करेगी? जब आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो उसके बाद अगर आपकी सरकार आई तो क्या करेंगे? कैसे बैलेंस करेंगे इन सब चीजों को? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। ये इस समय किबलत वक्त बात करना जो ठीक नहीं है, लेकिन हम जब कह रहे हैं कि हमारी नज़र में गुजर एंड बकरवाल और पहाड़ी सब बराबर हैं। इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोग या यूटी जम्मू कश्मीर के लोग, आपने देखा होगा कि गुलाम नबी आज़ाद का जो पीरियड था जब वो वज़ीर आला थे, गुलाम नबी आज़ाद ने, चाहे वो जम्मू था या कश्मीर था या लद्दाख था, लद्दाख भी उसमें हमारा हिस्सा था, गुलाम नबी आज़ाद ने जितने एक्शन लिए, जितने काम किए, उन्होंने बराबर किए। फॉर एग्जाम्पल 8 ज़िले नए बनाए उन्होंने, 4 जम्मू में बनाए, 4 कश्मीर में बनाए, उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं करी उन्होंने। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज यहाँ भी बनाए, वहाँ भी बनाए। सब डिस्ट्रिक्ट जो सब डिवीजन जो बनाए, यहाँ भी बनाए, वहाँ भी बनाए। तहसीलें यहाँ भी बनाए, वहाँ भी बनाए। नियाबतें यहाँ भी बनाई, वहाँ भी बनाए। तो इसलिए अगर हमारी सरकार आती है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की आती है और उसको गुलाम नबी आज़ाद सब लीड करते हैं, ऑब्वियसली वही लीड करेंगे, तो जाहिर है कि हम ऐसे कदम उठाएंगे जिससे इस रियासत जम्मू कश्मीर का हर बशिंदा, वो किसी भी कम्युनिटी से संबंध रखता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, गुजर हो, बकरवाल हो,
और पहाड़ी हो या कोई भी हो, हमारी सोच जो होगी सबको बैलेंस करने की होगी और सबको एक नजर से देखने की होगी। तो हाल ही में जो है होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो एनआरसीसी बिल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हम इलेक्शन से पहले, जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उससे पहले, तो कैसे आप उस चीज को? देखिए, आम आदमी भी इस बात को सोचता है कि कुछ कदम भारत सरकार जो उठा रही है, खसूसन रूलिंग पार्टी जो कदम उठा रही है, उनका मकसद जो है वो ये है कि वो इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहे। कोई तबका अगर नाराज है, जैसे पहाड़ियों की बात कर रहे थे, तो उसको खुश किया जाए। अगर उन्होंने कोई एजेंडा अपनी पार्टी के मुताबिक रखा हुआ है, एनआरसी का या जो दूसरा आप कह रहे हैं यूसीसी का, जो भी है, वो चाहते हैं कि हम इस एजेंडे को इलेक्शन से पहले फुलफिल करें। मकसद केवल इलेक्शन है, मकसद केवल चुनाव है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है कि इन चीज़ों के पीछे कुछ फैसले लेने के बाद कुछ चीज़ें लोगों के लिए अच्छी भी हों, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये समय बताएगा कि जब ये फैसले इम्प्लीमेंट होंगे, जब इनकी सोच इम्प्लीमेंट होगी, उसके नतीजे क्या निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं, बुरे निकलते हैं। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहती है। तो आपकी पार्टी कहाँ देखती है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में भी हो गए, तो कहाँ पर आपकी पार्टी एग्जिस्ट करती है और क्या कुछ है अभी आपकी पार्टी का? देखिए, हमारी एक नई पार्टी है, नई सोच है, नई उम्मीदें हैं, लोगों को हमसे बहुत बड़ी उम्मीद है। सबसे हमारा पॉजिटिव पॉइंट है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का 2.5 साल का पीरियड गोल्डन पीरियड रहा है एज ए वज़ीर आला। और सेकेंडली, लोग जानते हैं कि उस समय अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब को थोड़ा आगे रहने दिया जाता तो काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने शुरू करी थी उसको पूरा कर सकते थे। लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी जो पीडीपी उस समय अलायंस में थी, उन्होंने धोखा दिया, इस वजह से उनका पीरियड कम करना पड़ा। और अब जो है यहाँ तक पार्लियामेंट इलेक्शन का सवाल है, नई पार्टी ज़रूर है, लेकिन हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे। 5 की 5 सीटें जो हैं हम जम्मू कश्मीर यूटी में लड़ेंगे, और ये हमारा फैसला हमारी पार्टी का। लेकिन अभी ये नहीं फैसला किया हमने कौन उम्मीदवार होंगे, कैसे होंगे। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो ऑनरेबल चेयरमैन हमारे आज़ाद साहब जो हैं, उनकी लीडरशिप, उनकी सदारत में मिलेगा और फैसला करेंगे भाई किसको इलेक्शन लड़ना और कैसे लड़ना है। और क्या असेंबली इलेक्शन भी होनी चाहिए उसी के साथ? क्या आपकी भी डिमांड यही रही? देखो, असेंबली इलेक्शन को तो हम शुरू से डिमांड कर रहे हैं। ये एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि असेंबली इलेक्शन फौरन हो जाने चाहिए थे, बल्कि हमारी डिमांड ये थी कि पहले स्टेटहुड दे दो, फिर असेंबली इलेक्शन करवाओ। लेकिन जो सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने हमेशा यही कहा कि पहले इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद हम स्टेटहुड देंगे। और अब तो स्टेटहुड सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अब तो उसमें कोई राय नहीं है। लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। ये इलेक्शन इकट्ठे भी हो सकते हैं, इलेक्शन अलग भी हो सकते हैं, लेकिन असेंबली इलेक्शन जो है इट शुड बी हेल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो असेंबली के चुनाव जो है, असेंबली के इंतखाबात जो है वो जल्दी होने चाहिए। जब सब देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में अब जो है सियासी गलियारों में गुट बने हैं, जैसे कि पीएचडी है, उनका भी एक गुट है, वो भी कुछ पार्टियां मिला के है, और जितनी भी पार्टियां और है, क्या आपको लगता है कि असेंबली इलेक्शन में जब भी यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होगा, तब अगर कोalition की जरूरत पड़ी, आपकी पार्टी कोalition करेगी किसी पार्टी के साथ उस टाइम? देखिए, पहली बात तो यह है, पीएचडी जो है, या जिसे गुपकार अलायंस कहते हैं, ये सब कहने की बात है कि उसमें बहुत सी पार्टी, कोई पार्टी नहीं, उसमें एक ही पार्टी है जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई दूसरी जो पार्टी है कोई पार्टी है। मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो भी जानते हैं इस बात को। नंबर 1। नंबर 2, हमने शुरू से कहा है कि ये हमारी
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, हम किसी के साथ भी इलेक्शन में अलायंस नहीं करेंगे। हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, ऑफ अवर ओन लड़ेंगे, अपनी हिम्मत से लड़ेंगे, अपने हिसाब से लड़ेंगे। 2 नंबर 3, इलेक्शन के बाद में जो सरकार बनती है, किस किस्म के हालात होते हैं, कौन सी पार्टी कैसे फेयर करती है इस इलेक्शन में, क्या होता है, ये उस समय की बात है। उससे पहले इस समय कुछ कहना ये एक केवलसबर्ग स्टेटमेंट होगी जिसका कोई मायने नहीं है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो क्लेम करती है या आप पे इल्जाम लगाती है कि ये भी एक बीजेपी बैकड पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी पार्टी है? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो भी है, मतलब जरूरी नहीं है नाम लेना, कहती है पार्टियां। देखिए, जो कहने वाली पार्टियां उनमें से 2 पार्टियां तो ऐसी हैं जिन्होंने खुद बीजेपी के साथ पावर शेयर की है। आप नहीं नाम लेना चाहते, मैं भी नहीं नाम लूंगा, आप समझते हैं इस बात को, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, शुरू से लेकर के गुलाम नबी आज़ाद साहब का बोलने का तरीका, सोच जो उनकी है वो ये है कि कोई भी काम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करे उसको अच्छा कहना चाहिए। अगर वो लोगों के हित में बात नहीं करती वो पार्टी, तो उसको बुरा कहना चाहिए। तो इस समय हमने कहना, इस समय ये इल्ज़ाम लगाना, देखो हमने शुरू से लेकर के, फॉर एग्जांपल जब इसी सरकार ने जब एविक्शन का ऑर्डर दिया कि स्टेट लैंड, घासचराई लैंड, रोशनी की लैंड, तूफान मच गया। आज भी सरकार क्लेम करती है कि लाखों कनाल जगह उन्होंने वेकेट करवाई है। वो लोग जो पहाड़ों पर गरीब, किसी के पास 4 कनाल, किसी पर 5 कनाल थी, कुछ लोग हमारे बॉर्डर पर, जैसे हमारे आरएस पर जब कठुआ का बॉर्डर है, कुछ लोगों ने नदी नालों में अपनी 1-2 कनाल 4 कनाल ज़मीन बना ली, उसको बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको ठीक करवा लिया। अब ऐसे लोगों से ज़मीन लेना जो था, उसके लिए सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी थी जिन्होंने सारे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किए, डिमॉन्स्ट्रेशन किए हमने। स्मार्ट मीटर जो थे, जिसके लगने से जो लोगों के किराए बढ़ रहे थे और लोगों को सरकार बिजली भी नहीं दे पा रही थी, हमने उसके अगेंस्ट से प्रोटेस्ट किए। इन्होंने एक नया कानून लाया कि हम प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे, और कई बार उसको बदला कि उसका एरिया कितना होना चाहिए, दूसरा एरिया कितना होना चाहिए, हमने उस पर भी प्रोटेस्ट किए। तो जब हमने इस सरकार की गलत नीतियों की हमेशा निंदा की है, इस सरकार के जो गलत फैसले थे उसकी हमने अपोजिशन की है, तो कौन हमें कह सकता है कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा कहना चाहिए, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई हकीकत नहीं, कोई दम नहीं। हम फंक्शन कर रहे हैं ऑफ अवर ओन, अपनी बलबूते पर लोगों के पास हम जा रहे हैं, अपना एजेंडा उनके सामने रख रहे हैं। हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, डेवलपमेंट जो है वो बराबर यकसा होनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे चनाब वैली हो, चाहे पीर पंजाल वैली हो, या नॉर्थ कश्मीर हो, चाहे साउथ कश्मीर हो। सो इस एजेंडे को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा किसी के साथ ना हम बी टीम है, ना सी टीम है, ना डी टीम है, हम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।